नमस्कार, आवाज एट 9 में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अब आधार के बिना बच्चों को नहीं मिलेगी मिड डे मील। अब आपका केबल या डीटीएच ऑपरेटर भी नहीं कर पाएगा चैनल रेट पर मनमानी। अगर आप हैं रफ्तार के शौकीन तो मारुति लेकर आई है आपके लिए ज्यादा दमदार बलेनो। इन्हीं खबरों के अलावा और भी बहुत कुछ होगा आपके लिए बुलेटिन में आगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। अब बिना आधार नंबर के बच्चों को स्कूल में नहीं मिलेगी मिड डे मील। कार्ड बनाने के लिए 30 जून तक की मोहलत। कंज्यूमर के लिए मनचाहे चैनलों का चुनाव होगा आसान। केबल और डीटीएच ऑपरेटरों को बताना होगा हर चैनल का रेट। टीआरएआई का निर्देश। भीम ऐप को प्रमोट करने के लिए सरकार भी लाई कैशबैक स्कीम। दोस्तों को रेफर करने वालों को मिलेंगे 30 रुपए। आखिरी घंटे में बाजार में आज दिखी स्मार्ट रिकवरी। मिड कैप शेयरों ने भी दिखाया दम। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर काम तेज। कल काउंसिल की बैठक में जीएसटी से जुड़े अहम बिलों को दिया जाएगा अंतिम रूप। मारुति ने लॉन्च की ज्यादा ताकतवर इंजन वाली बलेनो आरएस। कीमत 8,70,000 रुपए। तो लैम्बोर्गिनी ने लॉन्च की कार सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। केबल और डीटीएच सर्विस में पारदर्शिता लाने के लिए टीआरएआई ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेगुलेटर ने कहा है कि ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर कंज्यूमर कॉर्नर बनाना होगा जहां उन्हें अपनी सर्विस की पूरी जानकारी देनी होगी। और क्या क्या कहा है टीआरएआई ने, जानने के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, टीआरएआई ने अपनी इस गाइडलाइंस में क्या कहा है और ये कैसे कंज्यूमर्स के लिए फायदा पहुंचाएंगी? देखिए, टीआरएआई का ये कहना है कि अभी भी मेजॉरिटी केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को उनके चैनल के बारे में या फिर जो पैक उन्होंने लिया है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं और ऐसी शिकायतें लगातार टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई के पास आती रही हैं। उसी पर संज्ञान लेते हुए आज जो क्वालिटी ऑफ सर्विस से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें मुख्य तौर पर जो बात कही गई है वो ये कि जो चैनल्स का सब्सक्रिप्शन है उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ हर एक डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि वो कस्टमर केयर नंबर शुरू करे जिस पर कंज्यूमर को हर लिहाज से जो उनका डेटा पैक, जो उनका चैनल पैक है या फिर जो उनका अला काटे सर्विसेज है उससे जुड़ी जानकारी दे। यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ट्राई की तरफ से कहा गया है कि जो कंज्यूमर कॉर्नर वेबसाइट पर बनाया जाएगा उसमें जो एमआरपी है, यानी कि चाहे कोई उपभोक्ता कोई इंडिविजुअल चैनल एक्टिवेट करवाता है या फिर पूरा पैकेज लेता है तो उसकी जो एमआरपी है वो बताना जरूरी होगा। ये मैंडेटरी किया गया है टीआरएआई की तरफ से। टीआरएआई का ये कहना है कि अभी जो डीटीएच कंपनीज की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ये सब सर्विसेज दे रही हैं लेकिन वो भी आधी अधूरी। लेकिन अगर हम केबल ऑपरेटर्स की बात करें तो ज्यादातर केबल ऑपरेटर्स का अभी कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कोई डेडिकेटेड वेबसाइट नहीं है, कोई कंज्यूमर कॉर्नर नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डीटीएच कंपनियों और केबल ऑपरेटर्स के लिए। दीपाली, बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो इस खबर पर और बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ हैं डिश टीवी के एमडी जवाहर गोयल। गोयल साहब, ये जो टीआरएआई के निर्देश आए इसके बाद आपको लगता है कि जो लोग घर पे टीवी देखते हैं, चाहे केबल ऑपरेटर के माध्यम से देख रहे हो चाहे डीटीएच के माध्यम से देख रहे हो, अब उनको अपने चैनल जो वो देखना चाहते हैं उसको चुनाव करने में और खासतौर पर जिस पारदर्शिता की बात हो रही है कि आप कितना रेट दे रहे हैं उसमें अब सहूलियत होगी? देश की 6 डीटीएच कंपनियां सभी अपने सब्सक्राइबर्स को वेबसाइट पे अपने पैकेजिंग है जो अला काटे हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो कि टीआरए ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो सब उसको फॉलो कर रही है। और उसके अंदर में नोडल ऑफिसर भी सब कंपनियों ने बनाए हुए हैं। कोई कस्टमर की कंप्लेंट हो पहले वो कॉल सेंटर में फोन करते हैं और डीटीएच कंपनियों के कॉल सेंटर के खर्चे जो हैं कम से कम 600-700 करोड़ रुपया सभी को मिला के सालाना खर्च होता है। जबकि केबल कंपनियों ने अभी तक अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए
क्योंकि एमएसओ कुछ नेशनल लेवल के एमएसओ हैं, कोई रीजनल लेवल के एमएसओ हैं, कोई सिटी लेवल के एमएसओ हैं। उन लोगों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, टीआरआई के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उन लोगों के जो क्वालिटी ऑफ सर्विस और जो उनको अपने उपभोक्ताओं को जो देना चाहिए, जैसे टीयर बताना, उनके अला कार्टे चैनल देना या उनकी कंप्लेंट को सुनना, उस सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। तो जी वही कि आप बात कर रहे हैं एमएसओस की, एमएसओस के अंडर आते हैं केबल ऑपरेटर, तो खासतौर पे जिम्मेदारी फिर एमएसओ की हो जाती है कि वो इस तरह की व्यवस्था को लेकर आए। लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर लोग एमएसओ से ही अपने केबल सर्विस लेते हैं। डीटीएच की पेनिट्रेशन उतनी नहीं है, लेकिन लोग परेशान होते हैं और इससे उन्हें मदद मिलेगी, आपको लगता है? ये डीटीएच जो है लगभग 50% जो है, पूरा सीएनएस होम का भी 50% हो गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और केबल कंपनियां अलग अलग स्केल की है। जो एमएसओ है वो 3 टियर उसकी मैनेजमेंट है। एक एमएसओ लेवल पे, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, एक फिर उनका लास्ट माइल ऑपरेटर है। तीनों के अंदर में सामंजस्य की कमी है, तीनों में आपस में विश्वास की कमी है। और जहां तक आप जो अला कार्टे चैनल देने की बात कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ डीपीओ के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, चाहे डीटीएच है या केबल है, उसके अंदर में पारदर्शिता, एक पारदर्शिता जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नई डीटीएच लेवल, माफ कीजिएगा, एमएसओ लेवल पे नहीं होती, लोगों को नहीं पता लगता। नहीं पता क्यों नहीं लगता? वो कॉल सेंटर में फोन करते हैं। जब मैंने आपको बताया कि डीटीएच कंपनी, मैं डीटीएच नहीं, मैं केबल ऑपरेटर और एमएसओ की बात कर रहा हूँ। कितने कस्टमर कॉल सेंटर में फोन करके जानकारी कर रहे हैं, ले रहे हैं डीटीएच कंपनियों से? नहीं सर, मैं कंप्लेंट के लिए एमएसओ की बात कर रहा हूँ, केबल ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, टीयर 2 टीयर 3 सिटी। देखिए, मैं डिश टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं केबल कंपनियों की जितना मैंने बताया आपको। जी। लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर में ब्रॉडकास्टर होता है, क्योंकि कंटेंट को डिलीवर करना ये डीटीएच और एमएसओ का डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। डीपीओ, जिनको टीआरए की भाषा में डीपीओ कहा जाता है, जब ब्रॉडकास्टर कंपाइल करता है कि मेरे बुके का ये आपको 40 चैनल बेसिक टीयर में देना होगा और उसका अला कार्टे प्राइस नहीं मिलती है, तो फिर डीपीओ भी नहीं दे सकता। और इसी वजह से टीआरआई ने रेगुलेशन लिया, उन्होंने 6 महीने लगाए। और टीआरए का काम क्या है कि उसमें जो है हर वैल्यू चेन में, चाहे वो ब्रॉडकास्टर है, चाहे वो बताए कि आपको अपनी वैल्यू है, चाहे कंज्यूमर है, चाहे सरकार है जो टैक्स कलेक्ट करती है, उन सब का ध्यान में रख करके ही ये जो रेगुलेशन लाए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गोयल साहब। तो यहाँ पर यह है कि टीआरआई ने नियम निकाल दिया, अब अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातें हैं। जैसा गोयल साहब यहाँ पर जवाहर साहब कह रहे थे कि कई बार ब्रॉडकास्टर भी वो कीमत नहीं देता है, तो बताना मुश्किल होती। लेकिन जितना हम जानते हैं, अभी भी देश के कई केबल ऑपरेटर्स हैं जिनके पास, जो उन्होंने खुद भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इस तरह की कोई वेबसाइट ही नहीं है जहां पर जाके वो बताएं लोगों को कि किस तरह की चीजें हैं या किस तरीके के रेट से। हो सकता है टीआरआई के इस कदम के बाद ये पारदर्शिता हम आते हुए देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ और अहम खबरों की तरफ। अब बिना आधार नंबर के बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा स्कूलों में जो रसोइये होते हैं उनका भी आधार कार्ड होना जरूरी हो गया है। खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, मिड डे मील के लिए भी अब आधार को जरूरी कर दिया गया है, लेकिन क्या ऐसा करने से छात्रों को और अभी स्कूलों के जो प्रशासन है उन्हें दिक्कत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि अभी भी आधार का पेनिट्रेशन पूरी तरह से 100% नहीं है और एचआरडी मिनिस्ट्री अपने सभी कामकाज में आधार को मैंडेटरी करने जा रही है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के टीचर हो उनकी सैलरी के लिए, जो कुक हैं उनकी सैलरी के लिए। लेकिन जो सबसे शॉकिंग है कि जो बच्चे हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, ये नियम आने जा रहा है। और लगभग 6 से 14 साल के लगभग 12 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस स्कीम के लाभार्थी हैं। और जो प्रपोजल जा रहा है वो ये है कि उन्हें आधार दिखाना होगा, उसके बाद ही वो इसके बेनिफिशियरी बन पाएगा। सरकार का कहना है कि जितनी भी सरकार की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है उनमें उन्होंने आधार को मैंडेटरी कर दिया और उसी के एक्सटेंशन है ये कानून। इसमें जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अक्टूबर में कहा था कि आप मैंडेटरी नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसके बाद अगले साल, पिछले साल जो है 2016 में सरकार आधार एक्ट लेके आई थी और उसने कहा था कि वो कुछ चीजों में ऐसा कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आधार नहीं लिया है वो अगर ये प्रूफ दिखा देते हैं कि उन्होंने आधार के लिए अप्लाई
किया है तो उन्हें बेनिफिट दी जाएगी। और जो इंस्टीट्यूशन है उनसे कहा गया था कि आप इसे करें। तो लेकिन 30 जून का टाइम दिया गया है बच्चों को कि आप आधार कार्ड बनवा लें, वरना जो है खाना नहीं मिलेगा। रोहन, बहुत शुक्रिया। तो 30 जून का वक्त है, यहां पर आधार कार्ड बच्चों का बनेगा, नहीं तो मिड डे मील अब उन्हें नहीं मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोई दोस्त आपके कहने पर भीम ऐप डाउनलोड करता है और उससे ट्रांजैक्शन करता है तो 30-30 रुपए का इंसेंटिव सरकार दोनों को देगी, यानी आप जितना ज्यादा डिजिटल होंगे उतनी ही आपकी कमाई होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की और क्या योजनाएं हैं? 30 रुपए का चलिए इंसेंटिव हो गया, और क्या होगा? देखिए, ऐसी 2 स्कीम है। एक स्कीम जिसको सरकार कह रही है रेफरल स्कीम। रेफरल स्कीम में क्या होगा कि आप भीम ऐप किसी को रेफर करते हैं, यानी आपके कहने पर कोई भीम ऐप डाउनलोड करता है और एक तय संख्या में ट्रांजैक्शन करता है उस भीम ऐप के जरिए, तो जिसको आपने रेफर किया है उसे और आपको दोनों को 30-30 रुपए मिलेंगे। एक तरह का इंसेंटिव दिया जा रहा है भीम ऐप के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। दूसरी स्कीम है जिसको कैशबैक स्कीम सरकार कह रही है। कैशबैक स्कीम जो है वो खास तौर से दुकानदारों के लिए होगी, यानी दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव इस तरह का होगा कि उनको 3 से 4 स्लैब दिए जाएंगे, यानी आपने महीने में इतने ट्रांजैक्शन कर लिए तो पहले स्लैब का ट्रांजैक्शन तो आपको एक तय रकम मिलेगी, दूसरे स्लैब का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे ज्यादा रकम मिलेगी, तीसरे स्लैब तक पहुंच गए तो उससे ज्यादा रकम मिलेगी। ये स्लैब जो है 25 से 30 ट्रांजैक्शन का पहला स्लैब हो सकता है, दूसरा स्लैब इसी तरह 40 से 50 हो सकता है, और रुपए जो इंसेंटिव की रकम है वो भी 150 से लेकर के 300 से 400 रुपए तक की हो सकती है। इसका मकसद ये है कि दुकानदार जो कई बार कहते हैं कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करिए, कैश में पेमेंट करिए, तो इस आदत को छुड़वाना है और दुकानदारों को प्रेरित करना है कि आप डिजिटल पेमेंट लीजिए। और इस प्रस्ताव को लेकर के आज आईटी मंत्रालय में बैठक हुई थी और इस बैठक में इस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है और उसके लिए आप कैशबैक स्कीम और इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई है। चलिए, तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश के दिग्गज सीईओज ने कैसे लगाए मस्ती के सुर। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के रास्ते अब साफ होते जा रहे हैं। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में सप्लीमेंट्री बिल को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद अगले सप्ताह इसे संसद में रखा जाएगा। कल की बैठक में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के कानून पर चर्चा होगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। आज ऑफिसर्स कमेटी ने बैठक में कानून मंत्रालय की तरफ से सुझाए गए बिंदुओं पर चर्चा की। सरकार ने विदेशी निवेश आसान करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नई व्यवस्था निवेश का रास्ता और मुश्किल बना सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान कानून के जानकारों ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि एफआईपीबी की अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए वित्त मंत्रालय के चक्कर लगाने वालों के मन में कई आशंकाएं हैं। इनका मानना है कि अगर प्रस्तावित रोड मैप पर सरकार अमल करती है तो विदेशी निवेश की मंजूरी लेना आसान के बजाय और मुश्किल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि जो मंत्रालय कारोबार करने का लाइसेंस देता है उसे ही निवेश के प्रस्ताव को मंजूर करने का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि लाइसेंस लेने में ही कई बार 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ऐसे में विदेशी निवेश को मंजूर कराने में भी अलग से इतना समय लग सकता है, जबकि अभी एफआईपीबी हर महीने बैठक करता है और प्रस्तावों को मंजूरी देता है। ये आशंका बिल्कुल जायज है कि उतना ही टाइम लगेगा और इवन ज्यादा, क्योंकि उनका विदेशी निवेश में बहुत कम सा अनुभव है। सो वो एक जायज आशंका है जिसको व्यक्त किया गया है। दूसरी आपत्ति ये है कि अगर लाइसेंस एक से ज्यादा विभागों से लेना पड़ा तो अलग अलग मंत्रालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ एफआईपीबी से ही पूरी मंजूरी मिल जाती है। तीसरी आशंका यह है कि हर मंत्रालय के पास विदेशी निवेश से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं होती। ऐसे में प्रस्ताव लंबे समय तक अटक सकता है।
दरअसल FIPB खत्म करने के बाद नई व्यवस्था कैसी हो, इस पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन लॉ फर्म्स को बुलाया गया था जिनके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशी निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास भेजती हैं। और इस बैठक के दौरान ही जब सरकार ने रोड मैप पेश किया तो उस पर लॉ फर्म्स के प्रतिनिधियों ने ये सारी आपत्तियां जताई। FIPB खत्म करने के तौर तरीकों पर बनाई गई कमेटी इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगले महीने रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर FIPB खत्म करने की रूपरेखा तय की जाएगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आज रिलायंस म्यूचुअल फंड डे पर सीईओज का अलग अंदाज भी देखने को मिला। मिशन प्रॉस्पेरिटी इवेंट में सीईओज सुर लगाते हुए नजर आए। खुद देखिए और सुनिए इन सुरीले सीईओज को। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए मारुति की नई बलेनो RS की खासियत। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में रफ्तार चाहने वालों के लिए मारुति ने बलेनो का RS मॉडल लॉन्च कर दिया है। बलेनो RS की कीमत 8,70,000 रुपए है। इसे मौजूदा बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन कीमत के लिहाज से बलेनो के मुकाबले RS करीब 1,40,000 रुपए तक महंगी है। RS की सबसे बड़ी खासियत है इसमें 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन लगा है जो 102 bhp का पावर देगा। बलेनो RS स्टैंड फॉर बलेनो रोड स्पोर्ट। तो ये स्पोर्टी, स्टाइलिश और एजी डिजाइन होने के साथ साथ हम लोगों ने इसको बहुत ही हाई पावर इंजन दिया है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है सुजुकी से, बूस्टर जेट टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंजन कॉम्पैक्ट है, परंतु उसकी जो पावर है वो तकरीबन 20% ज्यादा है, टॉर्क तकरीबन 30% ज्यादा है। तो वो लोग जो स्पीड का थ्रिल चाहते हैं और वो एक फास्ट पिकअप चाहते हैं, उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो रफ्तार के शौकीनों को पसंद आएगा, बता रही है हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा। बलेनो RS के लॉन्च के साथ मारुति उतरी है परफॉर्मेंस व्हीकल के स्पेस पे। तो चलिए देखते हैं बलेनो RS की क्या खासियत है। अगर लुक्स के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ रियर पे थोड़ा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश है। ब्लैक का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। साइड में भी अगर आप देखें तो ये जो व्हील हैं ये ब्लैक अलॉय के दिए गए हैं एंड दे लुक स्पोर्टी। बाकी कुछ अगर आप देखें तो काफी कुछ बलेनो से मिलती है। फ्रंट में भी कुछ क्रिस्प लाइंस देकर इसको ज्यादा स्पोर्टी दिखाने की कोशिश है, लेकिन इसका मैजिक जो है वो इस बोनट के अंदर है। साथ ही कंपनी ने इसका सस्पेंशन भी इंडियन रोड कंडीशन के लिए ट्यून किया है। तो ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने एवेंटाडोर S लॉन्च कर दी। एवेंटाडोर S कूपे की कीमत 5 करोड़ रुपए है। देश में इस साल की दूसरी लॉन्च है कंपनी के। एवेंटाडोर S में 6.5 लीटर का V12 इंजन है। लाइट वेट एरोडायनामिक डिजाइन और 740 हॉर्स पावर ताकत से ये गाड़ी 2.9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आवाज 9 के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा CNBC आवाज से। बस जुड़ जाइए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।